तो फ्रेंड, आपका इस सीटेट चैनल में फिर से वेलकम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको मैं आज गणित के कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं जो सीटेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन का, या हैमिल्टन का, या प्लेटो का, या रसेल का? तो दोस्तों, यह आपका रोजर बेकन साहब का ये तर्क है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यदि गणित का नॉलेज नहीं है तो आप विज्ञान के किसी भी विषय का अध्ययन समुचित तरीके से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए रोजर बेकन साहब ने ऐसा कहा था। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित का जो अध्ययन हम बच्चों में कराते हैं, प्राइमरी सेक्शन में, जूनियर सेक्शन में और उच्च सेक्शन में, वो दोस्तों क्यों कराया जाता है? आखिर वो किस गुण का डेवलपमेंट होता है? गणित का अध्ययन हम बच्चों को क्यों कराते हैं? इसका क्या हमारे जीवन से उसका अन्योन्याश्रय संबंध है? तो बच्चे में आत्मविश्वास का गुण डेवलप करना, या तार्किक सोच को डेवलप करना, या विश्लेषक सोच को डेवलप करना। तो दोस्तों, एक डी ऑप्शन भी है इनमें से सभी। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को अगर गणित पढ़ाएंगे और गणित पढ़े हुए बच्चे में आप देखेंगे कि उसका आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है। वो अपना आत्मविश्वास से कोई काम करेगा। उसके पास एक खुद का अपना लॉजिक होता है, तार्किक सोच होता है। लॉजिक का मतलब होता है कि ये काम करें, यस या नो। वो यस और नो डिसीजन लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाएगा। उसका ब्रेन खुद डिसीजन मेकर हो जाएगा कि ये काम करना चाहिए मुझे, या ये काम नहीं करना चाहिए, या ये काम किस तरीके से करना चाहिए। एक लॉजिकल थॉट उसमें उत्पन्न हो जाता है, लॉजिकल सोच उत्पन्न हो जाता है, तार्किक सोच उत्पन्न हो जाता है। रीजनिंग जिसको कहते हैं, तार्किक सोच उत्पन्न हो जाता है, विश्लेषक सोच। दोस्तों, गणित जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं और गणित में उसको इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पर वह एक एनालिटिक के रूप में काम करेगा, एनालिसिस करने लगेगा किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादातर। क्योंकि गणित एक अनसुलझी विषय है जिसे वो समझ जाता है, जिसे वो सुलझा लेता है, तो इसका मतलब है कि उसमें उसके ब्रेन ने एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप कर लिया। यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट। दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो आपको बता दूं कि जब सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा दी जाती है या प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे सिद्धांत को निगमन विधि कहा जाता है। निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर। हाँ, तो आपका वो निगमन विधि हो जाता है दोस्तों। और अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर लिखा रहे प्रश्न में, यही दो प्रश्न रहता है, तो इसको कहते हैं आगमन विधि। जब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे तो निगमन विधि, और जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो आगमन विधि होता है दोस्तों। इस प्रकार आपका इस प्रश्न का आंसर बी हुआ। आप पीछे करके भी देख लीजिए प्रश्न ठीक से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? दोस्तों, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? किस विधि में? गणित के किस विधि में? फार्मूला का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग किया जाता है और नियम का प्रयोग किया जाता है।
तो ये आपका सूत्र और नियम का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका निगमन विधि है दोस्तों। ये एक्चुअली रहता क्या है, बच्चों को याद रहता है सेटेट करने वालों को, और फिर वो कुछ दिन में भूल भी जाते हैं। तो इसे बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, आपको याद हो जाना चाहिए। ये निगमन विधि है, निगमन विधि, जिस विधि में सूत्र और नियम का इस्तेमाल करते हैं। नि से निगमन होता है, इसे याद कर लें। तो नियम का प्रयोग करेंगे तो निगमन विधि हो गया दोस्तों। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए दोस्तों। गणित वह भाषा है, बड़े बड़े विद्वानों ने, मैथमेटिशियन ने इस तरह की बात कहा है। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। सोचिए, गणित के बारे में कितनी विशेषता बताया जा रहा है बच्चों और मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, कि गणित जो है एक ऐसी भाषा है जिससे परमेश्वर भी खुश है। परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। यह कथन किसका है? तो गैलीलियो साहब ने हर विधा को टच किया। इन्हें गैलीलियो साहब ने इस बात को कहा है। इसे बढ़िया से दोस्त याद करेंगे कि गैलीलियो बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये दिमाग में रहे। गैलीलियो ने साहब ऐसी बात कही कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है गणित ही भाषा के कारण से। यानी कि गणित से गणना करके उन्होंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो विद्यार्थी ज्योमेट्री नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? बड़ा बेतुका सवाल है, बेतुका क्वेश्चन है, कथन है दोस्तों। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं, ज्योमेट्री नहीं समझ सकते, वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? इस विद्यालय मतलब गणित की विद्यालय। ये कथन किसका है दोस्तों? तो प्लेटो साहब का है। ये प्लेटो साहब ने ऐसी बात कही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल विधि के जन्मदाता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल, डाल्टन, मॉन्टेसरे, सिगमंड फ्राइड। खेल विधि तो मॉन्टेसरी के बारे में चर्चा है, परंतु यहाँ पर फ्रॉवेल का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों आप फ्रॉवेल को ही याद कीजिए। फ्रॉवेल, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं इसमें कमेंट में लिखूंगा। खेल विधि के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, या पिछड़े बच्चों के लिए, या सामान्य बच्चों के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा की जो ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ये तीनों आंसर आपका हो जाएगा। मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी होता है प्रयोग, पिछड़े बच्चों के लिए भी होता है, और सामान्य बच्चों के लिए भी होता है। इस प्रकार से आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सभी, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का प्रयोग तो दोस्तों किया जाता है। फार्मूला जैसे a+b का होल स्क्वायर है, ये गणितीय फार्मूला हुआ a² + b² + 2ab। ये गणितीय फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे तो गणित नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो होगा, नहीं का बात नहीं है। गणितीय संकेतों का भी प्रयोग करते हैं, बराबर, ये इक्वल टू हुआ, इम्प्लाइज दैट हुआ, और हुआ, सिंस हुआ, है इसलिए हुआ, और ये सिंस हुआ।
तो इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। गणितीय संख्याओं का ये गणितीय संख्याओं का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? 4 स्क्वायर ये भी हो रहा है दोस्तों। गणितीय संकेतों का ये प्रयोग करते हैं हम। 4 5 6 7 संख्या नहीं यूज करेंगे, गणितीय संख्या भी इस्तेमाल करेंगे गणित की भाषा में। और इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है ये इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि हम तो सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। गणितीय इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यानी ये सब आपका आंसर नहीं हुआ। मैंने टिक इसलिए लगाया कि ये सब का प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन कर रहा है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है यानी डी, इनमें से कोई नहीं है, सबका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। वाह, अच्छी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझने वाला बच्चे के। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, इसको बढ़िया से दोस्त देखिए और समझिए। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, मोशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़ का भाई? चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं मौखिक द्वारा, यानी मौखिक द्वारा भी वो इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो तुरंत आपको गुना भाग करके प्रोसेस बता देंगे। ऐसे ऐसे भी बच्चे हुए हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं मौखिक कार्य द्वारा। मौखिक कार्य द्वारा जैसे कि 10 रुपये कितने हुए, 20 रुपये, उसे कॉपी पेन का आवश्यकता नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ये मौखिक कार्य द्वारा आपका आंसर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। ये गणित से ऐसे क्वेश्चन है, CDP इसको कही है, चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित मैथ का क्वेश्चन। ये मैथ पेडागोगी है दोस्तों। तो मैथ पेडागोगी में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नहीं रहता है, क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन इस तरह से प्रश्न रहता है। गणित के विषय भाषा पर आधारित होता है। जैसे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ये कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं, इस तरह का प्रश्न नहीं रह करके उसके बेसिक थ्योरी पर आधारित होता है, कंसेप्ट पर आधारित होता है। तो गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा क्या चीज़ से? गुणांक से, पारस्परिक, एकैक, इनमें से कोई नहीं। गणित का भौतिक संबंध तो गुणांक से कहलाता है दोस्तों, पारस्परिक से नहीं कहलाएगा। एक मिनट, गणित का जो भौतिक संबंध है दोस्तों वह पारस्परिक से, एकैक से नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये गुणांक से कहलाएगा, गुणांक से कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया दोस्तों कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि ना ले। पहले तो ये रुचि ना ले बेटा, ये गलत है टॉपिक लाइन। जब तक विद्यालय में समय मिले, ये भी गलत है। जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना जाए, ये सब बात सब फॉल्स है दोस्तों, असत्य है। और अच्छा एक आंसर है आपका ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक हम उसे उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया से उसे शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। हम शिक्षकों का और अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों में तब तक पिछड़ापन दूर न हो तब तक उन्हें प्रयासात्मक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। क्या चीज़ की प्रक्रिया? तो उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था ये चलती रहनी चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है?
मानसिक कार्य है, मौखिक गणित है, लिखित कार्य है, उक्त सभी। गणित के प्रारंभिक कार्य, प्रारंभिक कार्य, गणित का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो मौखिक गणित हुआ दोस्तों। आप जो गणित का अध्ययन करते हैं तो हर जगह कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी आप उसका जवाब या अपने दैनिक जीवन का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर हुआ। सरल ब्याज, सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। अब किसका है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह संबंध ऐसा है तो क्या है? पारस्परिक है, ऐकिक है, गुणांक है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। गुणांक नहीं है, ऐकिक नहीं है, ये आपका पारस्परिक है। क्या है? पारस्परिक है। क्यों है कि अगर साधारण ब्याज, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अगर ये आपको नहीं निकालने आएगा, इसका नॉलेज नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसी पर आधारित है और इससे कठिन है थोड़ा सा। तो यह दोनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध है, एक रिलेशन है। जब तक आप बच्चों को साधारण ब्याज का जानकारी नहीं देंगे, तब तक सिंपल इंटरेस्ट का जानकारी नहीं देंगे, तब तक आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जानकारी आप नहीं दे सकते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि सरल ब्याज, साधारण ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता है। यह संबंध पारस्परिक संबंध है दोस्तों। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री का मतलब आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, स्केल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, प्रकाल हो गया, ये सब क्या है? गणित सीखने में, ज्योमेट्री सीखने में आपको सहायक है। तो ठीक इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन है, तो क्या होना चाहिए? सहायक सामग्री, सहायक सामग्री सीखने में, गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। क्या चीज़ लाभ पहुंचाती है दोस्तों? तो विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी ढंग से। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है तभी जब विषय वस्तु को रोचक बना करके हम बच्चों में प्रस्तुत करेंगे, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर प्रस्तुत करेंगे तो और उसको दिमाग में बैठेगा, उसका मेमोरी पावर में वो बहुत लंबे समय तक सेट कर जाएगा। और कक्षा में जब तक अनुशासन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हल्ला करेंगे। तो डिसिप्लिन होगा तो बिल्कुल वो शांत होंगे, उनका ब्रेन आपके ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर रहेगा और बच्चे निश्चित तौर पर सीखेंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, देखते हैं, गणित के शिक्षक के रूप में भी और विज्ञान के शिक्षक के रूप में भी और हिंदी के शिक्षक के रूप में भी, कि जब बच्चा पूरी तरह से शांत होता है, जब डिसिप्लिन में होता है, तो उसे समझाई गई हर बात उसके ब्रेन में, उसके अवचेतन मन में, कॉन्शस माइंड में और सबकॉन्शस माइंड में, दोनों में प्रवेश कर जाता है और लंबे समय तक उसके पास रहता है दोस्तों। यानी कि सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। तो ये तीनों होगा, उपयुक्त सभी। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। अस्थायित्व का मतलब होता है दोस्त स्टेबिलिटी, मतलब वो स्थिर हो जाता है सीखने में, यानी कि उसको कंसंट्रेशन भी कह सकता है। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो मैंने बताया था कि सूत्र के माध्यम से जब करेंगे, नियम के माध्यम से करेंगे तो निगमन विधि होगा, लेकिन गणित में अस्थायित्व मिलता है आगमन विधि से बच्चों। ठीक है, आगमन विधि का मतलब ही हो गया एक तरह से कि कॉन्सेप्चुअल मेथड।
उसको हम कंसेप्ट के माध्यम से किसी चीज़ को सिखाएंगे। a+b का होल स्क्वायर याद करा करके फार्मूला पे बताएंगे तो हो सकता है कि वो भूल जाए, लेकिन अगर हम a+b और a+b को गुना करके बताएंगे तो शायद उसे याद रहे, यानी कि उसे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, प्रोसेस के थ्रू बताएंगे, आगमन विधि के थ्रू बताएंगे। तो आपका इसमें दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ए, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है, कहते हैं पूर्व दर्शित लक्ष्य। पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए, माने कि पूर्व दर्शित माने पूर्व में भी आपने दर्शन कर लिया, आपने देखा और उस लक्ष्य के लिए आप क्रिया करते हैं। तो ऐसे लक्ष्य के लिए जब आप क्रिया करते हैं दोस्तों, तो आप क्रिया की जाती है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको उद्देश्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्देश्य। आपने उद्देश्य के लिए काम करना शुरू किया, विधि नहीं, युक्ति नहीं, प्रविधि नहीं, आपने अपना एम के लिए काम करना शुरू किया, जिसे आप टारगेट बोल सकते हैं, जिसे आप हिंदी में लक्ष्य बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं, एम्बिशन बोल सकते हैं। इसके लिए आपने काम करना शुरू किया दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है, क्योंकि मौखिक गणित जो है लाभदायी क्यों होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है आखिर? तो इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। गणित से स्वच्छता और शुद्धता नहीं आती है तो पर्यावरण की बात होगी दोस्तों। स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, ये बात तो सही है, क्रमबद्ध आती है, ये भी सही है, एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि मौखिक गणित की जब बात होती है, मेंटल मैथ की जब बात होती है, मेंटल मैथ कह सकते हैं इसको, मानसिक गणित कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों में कंसंट्रेशन की पावर बढ़ता है। वह किसी विषय में सोचने के लिए खुद को कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। क्या चीज़ के लिए? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, एकाग्रता बढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छोटी कक्षाओं में यानी कि क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में, ये कक्षा वर्ग, ये छोटी कक्षा हुआ बच्चों। दोस्तों छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए, इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल विधि से होना चाहिए। ये तो एकदम सिंपल, ये मनोरंजन एवं खेल विधि से ही होना चाहिए। रटने का प्रोसेस करेंगे तो दोस्तों फेल्योर हो जाएंगे, बच्चा नहीं रट पाएगा, आगमन विधि का भी नहीं प्रयोग कर पाएंगे, निगमन विधि का भी नहीं प्रयोग कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 में वो 9 10 ही सब के लिए है निगमन विधि, आगमन विधि। रटने का प्रोसेस जो है सबसे फालतू और बेकार है, उसमें बच्चे का मानसिक रूप से वो डेवलप नहीं कर पाएगा और वो सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन मनोरंजन, उसे हंस करके, खेल करके, नृत्य के माध्यम से, हाँ चित्र में, संगीत के माध्यम से उसको अगर सिखाया जाए तो शायद वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा से डेवलप कर पाएगा, उसे इंटरेस्ट उत्पन्न होगा और गणित भी सीखने का मन उसे करने लगेगा दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जरूर इसे याद कीजिए दोस्तों। अब अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस हम लोग देखें दोस्तों, एक स्लेट की तरह होता है, उसमें ABCD करके उसमें काउंटिंग करने वाला नंबर सिस्टम ऐसे स्लेट होता है। मैं फिगर बना रहा हूँ, एक ऐसा स्लेट होता है जो स्लेट में ऐसे करके उसमें रहता है, बहुत सारा मोती ऐसे करके रहता है उसमें, ऐसे करके ABCD उसमें रहता है, तो ये एबेकस बोलते हैं। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में। दोस्तों सबसे पहले तो हस्तलेखन सब इससे नहीं होता है ना, वाचन होता है। इसमें होता है क्या, काउंटिंग होता है, ऐसे काउंट करता है बच्चा, इसमें मोती को ऐसे 1 2 3 ऐसे करके, मोती जैसे मान लीजिए इस स्लेट में सुविधा में है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये काउंटिंग करेगा दोस्तों। तो आपका
सही उत्तर होगा गिनती सिखाने में एबेकस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 क्वेश्चनों का सेट था। यदि पसंद आया दोस्तों, मैंने मेहनत करके जिस तरह से भी हुआ इस तरह के वीडियो को बनाया हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा, और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो इतना सारा काम यदि आप करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये एजुकेशन चैनल में स्वागत है, वेलकम है, आप सीखिए। थैंक यू दोस्तों।